हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 17 पढ़ेंगे, जिसे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर, तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित यानी तिरछा प्रवेश हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, अगर कोई मीडियम है तो मान लीजिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, आप इसको देखिए। यहाँ पर एक M1 M2 यह तल है, तो इस तल के ऊपर वायु यानी विरल माध्यम है, कोई एक माध्यम है इधर, और इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कांच सघन माध्यम। तो ऊपर इस प्लेन के ऊपर जो है, तल के ऊपर वायु है, नीचे कांच है। और इधर आप देखिए कांच है ऊपर और नीचे क्या है? वायु है, यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम, और ये विरल माध्यम सघन माध्यम। प्रकाश की किरण इस एक माध्यम अर्थात विरल माध्यम से आती है और इस जब दूसरे तल में टकराती है अर्थात कांच में टकराती है तो टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किरण को जाना इस डॉट डॉट लाइन वाली पे किरण जा रही थी, लेकिन जैसे ही यह कांच के अर्थात सघन माध्यम में टकराई वैसे ही अपने मार्ग से विचलित हो गई, मुड़ गई, और यह फिर सीधा निकल जाती है। तो यह घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वैसे जब प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये अभिलंब है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। प्रकाश की किरण यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना आकर के इधर चली गई। तो इसकी परिभाषा बनती है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित अर्थात तिरछा प्रवेश हो जाती है या विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो तिरछा अब यहाँ पर अभिलंब की तरफ आई, यहाँ अभिलंब से दूर हट गई, तो तिरछा प्रवेश करती है अगले माध्यम में। वह निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा है। ठीक है, तो जो किरण आती है उसे आपतित किरण, और उधर के कोण को अभिलंब और इसके कोण के बीच को आपतन कोण। ये है तल, वो ये पूरा विरल माध्यम है। अभिलंब है N और N2। यहाँ पर जो किरण इसके बाद अपवर्तित होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसे अपवर्तित किरण, और यह अपवर्तन कोण R, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी सबका नाम। अब इसमें प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ये प्रकाश की चाल जो है वह माध्यम के ऊपर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है, तो प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है। ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आइए अब एक एक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सबका। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित परिभाषाएं जो हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रथम माध्यम अर्थात वायु या कांच अर्थात सघन या विरल माध्यम, यानी प्रथम माध्यम और पहला माध्यम चाहे जो भी हो, सघन माध्यम हो या विरल माध्यम हो, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी जो पहले माध्यम प्रकाश की किरण चलती है वह विरल माध्यम या सघन माध्यम हो तो उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण द्रुति माध्यम सघन या विरल में चलने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश पहले माध्यम को से आकर के दूसरे माध्यम के तल में टकरा करके प्रवेश करती है तो वह विरल माध्यम या सघन माध्यम हो, जिस माध्यम में प्रवेश करेगी वह क्या कहलाएगा? अपवर्तित किरण कहलाएगा। आपतन बिंदु। आपतित किरण पृथक कार्य पृष्ठ की जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतन बिंदु जब दोनों तल यानी प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम, तो प्रथम माध्यम से जब आकर के पृथककारी जब पृष्ठ किरणें वहाँ से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है अपने मार्ग से जिस बिंदु से, वही बिंदु ही आपतन बिंदु कहलाता है। तो वही परिभाषा में लिखा गया है कि आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं।
अभिलंब आपतन बिंदु पर पृथक कार्यपृष्ठ के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। यानी आपतन बिंदु जो होता अभिलंब जो होता है इसके लंबवत, ये आपतन बिंदु का ए पॉइंट, तो इसी के लंबवत जो हम रेखा खींचते हैं यन और यन टू, ये क्या है, अभिलंब कहलाता है। अगला है आपतन कोण। आपतित किरण व अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, यानी आपतन कोण का मतलब ये हुआ कि जैसे ये है, ये वायु माध्यम है और ये कांच मीडियम है। कांच यानी इसको सघन बोलेंगे और इसको विरल बोलेंगे। अब माध्यम कोई भी हो, तो किरण आती है, टकरा करके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, ठीक। तो यह आपतन कोण जिधर से किरण आ रही है और अब अभिलंब दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वही इसमें लिखा गया है। अगला है अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच का बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। यानी यह अपवर्तन कोण है, जब अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, यानी यह कोण इसके बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो इस अभिलंब के जिस कोण से आती है, इस अभिलंब के उस कोण से प्रवेश नहीं कर पाती अगले माध्यम में, अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है। या तो यह अभिलंब की इधर आएगी या तो इधर जाएगी। ठीक है, तो अभिलंब के पास आना तो कोण कम हो जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगी तो कोण ज़्यादा हो जाएगा, अपवर्तन कोण। तो ये अपवर्तन कोण जो होता है आपतन कोण से ज़्यादा या कम होता रहता है, इसलिए यह बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किरणों की जो चाल है वह हर माध्यम में अलग अलग होती है। तो ये वायु माध्यम से अर्थात विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो कोण कम हो जाएगा। जैसे ही फिर अगर सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, तो कोण बड़ा हो जाएगा इस कोण से, इसलिए कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद है सघन माध्यम। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। देखिए सघन माध्यम क्या है कि अपवर्तित किरण, यह किरण क्या कर रही है, आ रही है, तो अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, ये अपवर्तित किरण है और यह आपतित किरण है, यह किरण इसके सापेक्ष अभिलंब की ओर क्या करती, झुक जाती है। ये जैसे आती है तो इसी के सापेक्ष, तो इसको सीधा जाना चाहिए, नहीं आती तो इसके सापेक्ष क्या करती है, झुक जाती है। ठीक है, झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को तो क्या कहेंगे, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, यानी पहला माध्यम विरल होगा और दूसरा माध्यम सघन होगा, तो वह विलंब की तरफ क्या करेगी, झुक जाएगी, ये बात है। और विरल माध्यम, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। अब ये अभिलंब से दूर हट रही है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण जो होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कह रहा है कि अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगर अगर वाटर जल है और इसमें वो जल भरा हुआ है पूरा, अब एक माध्यम से प्रकाश किरण आएगी अर्थात एयर मीडियम से आ रही है, और जब इसमें प्रवेश करेगी तो ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे बनाती अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इसको ऐसे जाना चाहिए, नहीं गई, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो इसमें जो वस्तु गिरी हुई है किल, अब यहाँ पर कोई वस्तु है तो हम इस किरण के सापेक्ष देखना चाहते हैं, इधर से देखना चाहते हैं, तो ये किरण यहाँ जा रही थी, अब मुड़ करके इधर चली आई। ठीक है, जब इधर चली आई तो क्या हुआ, ये इस पर जो है किरणें तिरछा आ रही है, जिससे ये वस्तु हमको टूटी हुई या तिरछी दिखाई देती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब आगे है रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न परतों का घनत्व बदलता रहता है,
जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि के समय यानी इस वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, तो उन परत जो लेयर है ना, वह लेयर कभी हमारी आंखों के सामने आना कभी न आना, यह घटना हमेशा चलती रहती है। तो जब वो लेयर हमारी आंखों के सामने आती है तो उस समय तारे नहीं दिखाई देते हैं, और जब हमारी आंखों के सामने से हट जाती है तो तारे दिखाई देते हैं। यही घटना तारों का टिटिमाना कहलाता है। और यह वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं ना, तो घनत्व उनका बदलता। घनत्व का मतलब ये हुआ कि परतें कहीं बहुत ज़्यादा हैं, उसके डेंसिटी यानी उनके जो कण हैं बहुत गजीद है, कहीं बहुत ज़्यादा हैं और कहीं बहुत कम है। तो ज़्यादा आ जाता है तो नहीं दिखाई देता है, कम हो जाता है तो दिखाई देता है। तो इसी कारण जो है तारे टिमटिमाना कहलाता है। ठीक है। अगला है चंद्रमा तारों की अपेक्षा आँख पर बड़ा कोण बनाता है, जिसके कारण चंद्रमा टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अब चंद्रमा नज़दीक होने के कारण हमारी आंखों पर बहुत बड़ा कोण बना देता है, तो हम इसको टिमटिमाता हुआ नहीं कह पाते हैं, जबकि ये भी टिमटिमाता है रहता है। ठीक है। धरातल से ऊपर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम हो जाता है तथा प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। यहाँ पर जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होता जाएगा। जब अपवर्तनांक कम होगा तो हमें प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है। हम जानते हैं कि प्रकाश का क्या क्या होता है, बार बार अपवर्तन होता रहता है। तो इसके कारण जो सूर्योदय व सूर्यास्त है, ये समय, ये जो इनका समय होता है सूर्य सूर्यास्त का, ये सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, अब यहाँ पर, यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से जो किरण आ रही है वह किरण हम लोग यहाँ पर ऐसे, और जब देखना चाहते हैं तो अपवर्तन के कारण ये किरणें जो है यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ से देखना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए ये क्षितिज से नीचे रहने, तो क्षितिज से नीचे हमको दिखाई देता है सूर्योदय सूर्यास्त, तो इसलिए बहुत बाद तक भी दिखाई देता रहता है। ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है कराए कि पृथ्वी के समीप वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यह घटता जाता है। इसी कारण सूर्य, तारे तथा आकाश में उड़ता हुआ वायुयान अब अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। अब पृथ्वी के समीप हम जितना, पृथ्वी के पास में आप रहेंगे उतना अपवर्तनांक अधिक होगा, ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यह घटता चला जाएगा। तो इसी कारण सूर्य जो होते हैं, तारे तथा आकाश में उड़ता हुआ वायुयान, ये अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देते हैं। जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। अभी जब हम पानी में देखिए, किसी गड्ढे में देखिए, आप साफ जल हो तो आप जितनी उम्मीद किए रहेंगे उससे कहीं अधिक वह गड्ढा रहता है, जबकि वो हमें ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश की किरणों के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है कि किरणें उसमें तिरछा प्रवेश करती है, जिसकी वजह से हमें उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इस अपवर्तन का कुछ एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखेंगे। इसमें कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है उसको देखेंगे, अपवर्तन अपवर्तन के बारे में समझेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।